अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और आज जी भारत से हमारे साथ रामनाथ सिंह मन साहब हैं और बहुत अच्छी बातचीत करते हैं और हम उनको अक्सर इंडियन टीवी पे देखते हैं और वो सही जम के जैसे कहते हैं ना लड़ रहे होते हैं। और अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो धो रहे होते हैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट को। मुझे हंसी भी आती है और मेरे साथ मेरे बहुत से दोस्त जो हैं वो नाराज भी हो जाते हैं कि तुम हंस पड़ती हो, लेकिन मैं क्या करूं, उस वक्त मुझे हंसी आ जाती है और फिर मेरी हंसी कंट्रोल ही नहीं होती है। लेकिन ये कि बहुत कुछ रामनाथ जी से सीखने को भी मिलता है। बातें बहुत अच्छी करते हैं, स्पेशली जब वो उस तरह का फॉर्मेट ना हो जो कि इंडियन टीवी का होता है और अलग से बात हो रही हो। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में हमें सीखनी चाहिए और समझनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ भी सोच लेते हैं कि भारत में ऐसा होता होगा। और इसी तरह से भारत में भी बहुत से हमारे ऐसे पैनलिस्ट हैं जिन्हें चाहिए कि वो अगर कोई बात सुनते हैं पाकिस्तान के बारे में या कुछ, तो वो एक दफा रिकन्फर्म कर लें और उस चीज को दोबारा से डबल चेक कर लें कि वाकई में ऐसा होता भी है या नहीं होता। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहां पे हम इन लोगों को सुन सकते हैं, जैसे कि रामनाथ सिंह जी है, तारिक फतेह साहब है और इस तरह के बहुत से लोग। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद आरजू जी। थैंक यू। वो बिल्कुल मैं आपसे ये भी कहने वाली थी कि बहुत से लोगों को मेरे इस चीज के ऊपर भी ऑब्जेक्शन है कि मैं नमस्कार और सत श्री अकाल क्यों बोलती हूँ। तो उनको खैर छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम आपसे ये पूछते हैं कि मुझे ये बताइए कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अभी रिसेंटली सीज फायर का कहा गया है और दोनों तरफ से फायरिंग बंद हुई है, जिससे कि दोनों तरफ के जो सिविल एरियाज हैं, यानी जो लोग रहते हैं, आबादी जो वहां की है, उनके लिए अच्छा हो गया है कि वो लोगों की बचत हुई है, वरना उनको गोलियां लग जाती थी और कुछ ना कुछ मसला रहता था। मैं तो इस चीज को बहुत सपोर्ट करती हूँ। आप इसको कैसे देखते हैं? आरजू जी, इसके लिए थोड़ा सा हमारे को भगवान श्री राम का एक रामचरितमानस है, तुलसीदास जी का लिखा हुआ। उसके अंदर एक प्रसंग आता है जब समुद्र से वो 3 दिन से विनती कर रहे होते हैं कि साहब रास्ता दे दीजिए, और रास्ता देते तो कहते हैं भगवान राम बकौल रामचरितमानस में तुलसीदास जी के विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो बिना डर के प्यार भी नहीं होता। तो ये जो प्यार का इजहार पाकिस्तान की फौज की तरफ से आ रहा है, बादशाह की तरफ से आ रहा है, इमरान खान साहब की तरफ से आ रहा है, आपके ISPR की तरफ से आ रहा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण एक भय भी है, डर भी है। और वो डर आपका उतना था या नहीं था, पर जब चीनी यहां से एकदम सरपट दौड़े, आपने देखा होगा वो रिट्रीट की जो स्पीड थी वो डिप्लॉयमेंट की स्पीड से 4 गुना ज्यादा थी, इतनी जल्दी में भागे वहां से वो। तो कहीं ना कहीं उसका एक असर डेफिनेटली पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के ऊपर, पाकिस्तान की मिलिट्री थिंकिंग के ऊपर, स्ट्रेटजीज के ऊपर कहीं ना कहीं आया होगा। चाहे वो आपके मोईद यूसुफ है, मेरा ख्याल है, उनकी तरफ से भी होगा कि भाई अब थोड़ा सा मैं बोलूंगा, आप बुरा ना मानिएगा, कि जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज तो नहीं है पर अबू भाग गए हैं, तो जरा बेहतर होगा कि बच्चे भी जरा पीछे हट लें थोड़ा सा, और जिसे हम, अगर आप बुरा ना माने दोबारा, तो औकात में आ जाए तो अच्छा रहेगा। बहरहाल बात यह है कि आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो प्रेजेंट किया, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ है, कि LOC के ऊपर, क्योंकि उस तरफ जो सिटीजन्स हैं ऑक्युपाइड कश्मीर के, वो भी हमारे ही हैं, टेक्निकली तो भारतीय है ना, हिंदुस्तानी है वो इलीगल ऑक्यूपेशन आपकी फौज का है, वहां पर आपका इलीगल ऑक्यूपेशन है। तो ये जो क्रॉस फायर होता है LOC के ऊपर, जो सीज फायर वायलेशन होता है और इतना मैसिव रिटेलिएशन इंडियन आर्मी की तरफ से, हम कहते हैं मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जब एक सिविलियन डैमेज होता है तो हम महसूस करते हैं कि साहब है तो वो हमारे ही, अब वो जबरदस्ती आपके कब्जे में है, वो मकबूजा कश्मीर, आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको आप आजाद कश्मीर कह दीजिए, कुछ कह दीजिए, आप वो नोमेनक्लेचर कुछ भी रख लीजिए, पर उस तरफ के जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको दिक्कत आती है। और इस सीज फायर से कुछ राहत जो है वो पाकिस्तान आर्मी को तो खैर मिलेगी मिलेगी, उनकी पिटाई कम होगी बेचारों की, उनकी तरफ जो लोग मारे जाते हैं, शहादतें होती हैं, हलाक होते हैं, हम तो वो भी कुछ कम हो गए, पर जो हमारे सिटीजन आपकी ऑक्यूपेशन में है उनके लिए भी रिलीफ है।
तो ये बड़ा अच्छा आपने एक पॉइंट आज रेज किया है, अच्छा पर्सपेक्टिव है, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो सिविलियन लाइव्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एलसी विल बी रिलीव, थोड़ा उनको भी सुकून का सांस मिलेगा, कुछ उनको भी चैन मिलेगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कितने दिन चल सकेगा? क्योंकि पहले भी एक बार हुआ था, 3 साल तकरीबन चला था, उसके बाद फिर शुरू हो गया। और ये तो सर दोनों तरफ से बात होती है, एक तरफ से तो ताली नहीं बजती है। नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ही वायलेशन होती है, इंडियन साइड से भी होती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कितने दिन चल सकेगा? और अगर कोई अच्छी चीज हुई है तो मेरा ख्याल है उसको पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए। ये किसी को ये ना कहें मैं कि वो आपको डर गया, डर ये नहीं है नहीं, भारत, मैं क्योंकि उसका 10 महीने चाइना ने भी लगा दिए निकलने में। हाँ तो गया ना, गया ना। तो मैं तो कह रहा हूँ पहले ही आपको, ये तो मैं पहले से कह रहा था आपको कि बिना नमानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। तो चाइना वाले डर गए, तो आप देख लीजिए ना, चाइना के कंपैरिजन में आप कितना बड़ा मुल्क है। मेरा मैं उस आर्गुमेंट में नहीं जाता, मैं उस आर्गुमेंट में जाता। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ और जो इस बायलैटरल सीज फायर के बाद जो वॉइसेस आई, मैं वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। आपके आर्मी चीफ है जनरल बाजवा, उन्होंने कहा था कि वी मस्ट एक्सटेंड द हैंड ऑफ पीस इन ऑल डायरेक्शंस। हमारे को शांति के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए सब दिशाओं में। ये सीज फायर से पहले का उनका बयान है, देखिए। और सीज फायर के पहले का जो हमारे आर्मी चीफ है, या जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जोशी हैं, जो कारगिल में 1999 में ही वाज अ सीओ, मेरा 13 चैक्रिस के थे, तो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था 1999 के कारगिल ऑपरेशन में भी। उनके लिए बड़ा मशहूर है एक अर्जुन जी, वो कहते हैं कि इफ यू डोंट नो आस्क जो, उनको जनरल जोशी, तब कर्नल जोशी होते थे, तो आस्क जो। तो आजकल फॉर्चुनेटली जनरल जोशी इज कमांडिंग 14 कोर, तो ये ऑपरेशनल एरिया के कमांडर भी हैं। तो जनरल जोशी का ये था कि साहब जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं वो अपन कंटिन्यू करेंगे, और जब तक आप वहां से इन्फिल्ट्रेशन पुश करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको तो कवरिंग फायर देना पड़ता है ना। जब आपने इन्फिल्ट्रेटर्स को पुश करना होता है दिन में, रात में, नदी नालों, पत्थरों, पेड़ों के पीछे से, जब आप दहशतगर्द यहाँ पे पुश करते हैं, तब आप उनको कवरिंग फायर देते हैं। दैट इज व्हेन यू वॉयलेट द सीज फायर। तो सीज फायर वॉयलेशन, तो जब तक आप वहां से इन्फिल्ट्रेटर नया पुश नहीं करेंगे, 3 साल या 30 साल, बात तो एक ही है, आप वहां से मत भेजिए। आप उनको जो एक आपका मिलिट्री सपोर्ट है मत दीजिए, और आपको एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं एक दिन फकर के साथ था, उसको मैंने कहा था कि साहब इंडिया इन इट थाउजेंड ईयर ऑफ हिस्ट्री, हमने किसी मुल्क के ऊपर हमने आक्रमण किया ही नहीं, कभी हमने अटैक ही नहीं किया। आपको अगर समुद्र से जलजला को उठ के आ जाए, कोई सुनामी उठ के आ जाए, ईरान आपके ऊपर चढ़ दौड़े, हम कह नहीं सकते, पर इंडिया ने तो आपके ऊपर अटैक नहीं किया। आपके पास हमारा ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप रिट्रीट कर लीजिए, बात खत्म हो जाती है। हमारा तो झगड़ा ही इतना ही है उसके साथ, उसके अलावा तो हमारा आपका कोई झगड़ा ही नहीं है। आईबी के ऊपर भी बीएसएफ है, जो फर्स्ट फोर्स है वो, दैट इज बीएसएफ, और आपकी तरफ से पाक रेंजर्स है। तो ये तो आरजू जी, जब तक आप लोग इसको तस्लीम नहीं करेंगे कि आपके मुल्क में दिक्कत है, आपके मुल्क में दहशतगर्दी है, और हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दों को पुश करने के लिए आपकी जो मिलिट्री है, आपकी जो आर्मी है, वो कवरिंग फायर देती है, आप तस्लीम कर लीजिए, इस बात को आप सुधार लीजिए, एंड देयर विल बी पीस, कोई दिक्कत नहीं है। आप छोड़ दीजिए, रिट्रीट कर दीजिए, पीओके से खत्म कहानी, कोई दिक्कत ही नहीं। हमारे आपके मुल्क के बीच में अमन अमान बिल्कुल काम हो जाएगा सेटल, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ये तो खैर आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन पाकिस्तान तो इस चीज को हमेशा कहता रहा है कि यहाँ से कुछ नहीं होता। और एक जैसे कहा जाता है ना कि जी ये एक थर्ड पावर है, या एक नॉन स्टेट एक्टर्स, सॉरी, का कहा जाता है, वो हमेशा से कहा है। लेकिन होपफुली हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब आगे कुछ बेहतर होगा। और अगर पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ है तो पाकिस्तान भी इसको सीरियसली एड्रेस करेगा और इस चीज पे कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ से हम अगर आगे बढ़ें और हम ये देखें कि अभी आपके यहाँ जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें भी खालिस्तान का भी नाम लिया जा रहा था, आपको जैसा कि मालूम है। तो उसमें अभी मैंने रिसेंटली देखा कि अजय देवगन जो एक फिल्म एक्टर है आपके, उनकी गाड़ी को रोका गया और उनसे कहा गया जी वो एंटी फार्मर है। और उसके बाद कनाडा में भी एक रैली चल रही थी मोदी जी के फेवर में, जिसको कुछ लोगों ने रोका और कहा कि ये भी, वो भी खालिस्तान का नारा लगा रहे थे, मतलब जिन्होंने रोका। तो आप क्या देखते हैं कि ये चीज अभी तक थमी नहीं है, मतलब ये अभी तक चल रही है इंडिया में और इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं? आरजू जी,
पहली बात तो मैं आपको बताऊं, और आप मेरे ख्याल है हाँ, कि खूब आपके मुल्क में तो बहुत ज्यादा है, गधों के सिर पे सींग नहीं होते, समझ रहे हैं आप? तो ये पहचान हरकतों से होती है। हम्म, हरकतें देख के पहचान सकते हैं कि इंसान की शक्ल में कौन गधा है। तो अब आप मेरे से ये तवक्को रखें कि साहब मैं गधों के ऊपर टिप्पणी करूंगा, तो मैं तो करूंगा नहीं। हम्म, तो ये ठीक है, इन लोगों का अपना अपना एक प्रोस्पेक्टिव है, वो अपना अपना एक एजेंडा रन कर रहे हैं। वो एक आदमी दो आदमी किसी की गाड़ी के खड़े होके सामने हल्ला मचाए उसको, फिर आप कहें क्योंकि वो सेलिब्रिटी है तो आप कहेंगे साहब ये तो अब एक इंटरनेशनल इशू हो गया है। कोई पोर्न स्टार ट्वीट कर दे तो आप कहते हैं कि साहब ये तो इंटरनेशनल इशू हो गया है। अरे जो नोन लोग हैं, जो एंटी इंडिया हैं, जो नोन लोग हैं, जो सेसेशनिस्ट बातें करते हैं, जो प्रो खालिस्तानी बातें करते हैं, सेपरेटिज्म की बातें करते हैं, उनकी बातों के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत क्या है? उन्होंने 72 साल में क्या उखाड़ लिया? आपके मुल्क ने क्या उखाड़ लिया? आप कीजिएगा। अक्सर 1948 से लगे तो हुआ पाकिस्तान। तो कौन सा इन्होंने खालिस्तान बना लिया, कौन सा इन्होंने कश्मीर आजाद कर लिया, कौन सा इन्होंने लिया? नहीं मिलेगा भाई। और जो उधर है आपकी तरफ, जैसा मैंने कहा, वो हमारे सिटीजन है। जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है, स्टेट असेंबली में और पार्लियामेंट में, उनकी उस तरफ की सीटें अभी तक रिजर्व है। आएगा समय, नुमाइंदगी आएगी, वहां पे इलेक्शन होंगे, बाकायदा से इलेक्शन होंगे। हिंदुस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर लोग स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी। आप चिंता मत कीजिए, आएगा समय, कोई समस्या नहीं है। मेरे लाइफ टाइम में आएगा, मेरे लाइफ टाइम में आएगा, मेरी जनरेशन के लाइफ टाइम में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आएगा वो, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपने बात करी कि ये जो फार्म प्रोटेस्ट है, ठीक है, वो चल रहा है। हमारे जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि साहब आप बैठ सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कीजिए ना, क्या दिक्कत? आपने बात करनी है, सरकार आपके लिए ओपन है। प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। भाई आपको, आपने 4 लाख ट्रैक्टर चलाने, चला लो। आप कह रहे हैं कि साहब हम खेती करेंगे पार्लियामेंट के आगे, कर लो आप। भाई आपके बस का कुछ हो तो कर लो ना, 3 कानून आपके कहने से वापस तो हुए नहीं। तो अगर आपको लगता है आप खेती करोगे, कर लो भाई, कोई समस्या नहीं, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी रेलेवेंट बात बताता हूँ आरती जी, कि ये जितने लोग हैं यहाँ पे हमारे ही हैं, फार्मर्स हैं, हमारे किसान है। उसके अंदर घुसे हुए कुछ लोग जिनका एजेंडा है, उनका एक अपना प्रोस्पेक्टिव है, उनको एक चाहे आप एंटी इंडिया कह लीजिए, चाहे आप सेसेशनिस्ट कह लीजिए, चाहे सेपरेटिस्ट कह लीजिए, विचारधारा है, उनकी सोच है, कोई बात नहीं। तो इतनी उसके ऊपर तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है जी। जो इनके बस की चीज नहीं कर रही, जो इनके बस की नहीं वो कर नहीं पाएंगे ये। और ना तो कभी खालिस्तान बनेगा जिंदगी में। हाँ, ये जरूर है, ये जरूर है, क्योंकि आपकी आईएसआई बहुत सपोर्ट कर रही है, और आपके मुल्क के अंदर इतना ही अगर दर्द है तो बना दीजिए खालिस्तान, बलूचिस्तान को आजाद कर दो, सिंधु बना दो, खैबर पख्तूनख्वा को, केपी को वहां पे बना दो, अलग से सब मुल्क एक दे दो उनको। जो बचा कुचा पंजाब है वो बना दीजिए, उसको खालिस्तान, दिक्कत क्या है? वाइंड अप कर दो ना पाकिस्तान को। ये सफेद और सब्ज रंग के झंडे की जरूरत क्या है? दुनिया को तो जरूरत नहीं है आपकी। इफ यू कांट पॉजिटिवली, माफ करना, एक अगर सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, या अगर आप एक, चलिए आप अगर आप एक किटी ग्रुप भी बनाते हैं छोटा सा, उस किटी ग्रुप के अंदर अगर एक औरत ऐसी हो जो हमेशा झगड़ा लगाती रहे, जो हमेशा लोगों को लड़ाती रहे, जो हमेशा गलत बोलती रहे, हमेशा पंगे लेती रहे, तो उसको आप किटी ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं ना। तो आप भी वो एफएटीएफ की आप लिस्ट में खड़े हैं। अब ईरान और नॉर्थ कोरिया के बाद तीसरा मुल्क संभवतः पॉसिबली आप हो सकते हैं, अगर आप लोग ना सुधरे तो। ये कुछ चीजें तो आपके करने की, हमारे करने की तो है नहीं ना कहीं सुधरेंगे तो आप ही, हम तो आपको सुधार नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी आके वहां पे इंटरवीन करे और आपसे जो दहशतगर्द काबू में नहीं आ रहे उनको काबू करे, तो आप बताइए एक बार। हम तो आपके कहे बिना भी आपकी मदद कर देते हैं जी, चाहे बालाकोट में हो चाहे उरी के बाद, हम तो आपके बिना कहे भी आपकी मदद करते हैं। अगर आप मदद करें, आप मांगेंगे तो हम पक्का करेंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए ना, आप देखें, अगर आपके यहाँ कोई खालिस्तान की बात कर रहा है या फार्मर प्रोटेस्ट है, तो कहीं ना कहीं अगर आप 2 मिनट के लिए छोड़ दें आईएसआई और उसके ऊपर ब्लेम को, अगर आप सिर्फ ये देखें कि वहां पे अगर कोई उठा है तो उसको क्या प्रॉब्लम है, आप उसका मसला सुनने के बजाय अगर आप हर चीज पाकिस्तान पे डालें, जो एक एक दोनों अलग है, बहुत, दोनों चीजें अलग है नहीं आरजू नहीं जी। नहीं, पहले तो फार्म प्रोटेस्ट, नहीं नहीं, आपको पता नहीं है, फिर आप आर्ग्यू मत कीजिए। अगर आप दोनों को जोड़ के देख रही हैं, फार्म प्रोटेस्ट अपनी जगह है और ये खालिस्तान वाले अपनी जगह है, बात यहां खत्म होती है। अगर आप दोनों को साथ जोड़ेंगे, देन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम विच डज नॉट एग्जिस्ट, यू आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर अ प्रॉब्लम। फार्म प्रोटेस्ट ये है कि कुछ यहाँ पे राजनीति, सियासी पार्टियां हैं, सियासी जमातें हैं, उन्होंने कुछ अपने पिट्ठू खड़े कर रखे हैं, जो अपने आप एक पर्टिकुलर पार्टी से या एक पर्टिकुलर नेता की
पॉपुलैरिटी को compete नहीं कर सकते इन चुनाव के अंदर, डेमोक्रेटिकली दे कैन नॉट compete। तो वो एक जरिया उन्होंने बैकस्टेज जरिया ढूंढा हुआ है कि साहब किसी तरीके से हम इनको एम्बैरेस करें और हम कहीं ना कहीं अपना एक फुटहोल्ड ढूंढें। और उसी दौरान इन द प्रोसेस कुछ प्रायोजित लोग हैं, स्पॉन्सर्ड लोग हैं, जो अपना एजेंडा इसके ऊपर कहते हैं ना, राइडिंग द वेव। तो वो जब एक लहर है, लहर उठ रही है, तो उसके ऊपर वो स्केट बोर्ड लेके, अपना क्या कहते हैं, सर्फिंग बोर्ड लेके चढ़ गए कि साहब हम इस लहर के ऊपर दौड़ेंगे। जैसे ही ये लहर बैठेगी ये भी बैठ जाएंगे। और आपको पता है, द वंस हु राइड द वेव ना, दे यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम कम अंडर द वेव। ये उसके नीचे कुचले भी जाएंगे, कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं है। तो आप दोनों चीजों को अलग रखिए। आप ये, अगर आपने फार्म प्रोटेस्ट के ऊपर लीगल और टेक्निकल मेरे से डिस्कस करना है, तो आप मेरे को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कीजिए। मैं आपको एक एक बात का फार्म प्रोटेस्ट के ऊपर और फार्म लॉज के ऊपर, तीनों कानूनों के ऊपर मैं आपको एक एक जवाब दूंगा, बिल्कुल सटीक जवाब दूंगा। आई विल नॉट बीट अराउंड द बुश। और अगर आपने खालिस्तान के ऊपर डिस्कस करना है, तो आप खालिस्तान के ऊपर मेरे से एक जुदा डिस्कशन कीजिए, अभी कीजिए। पर आप दोनों को साथ रखने की कोशिश करेंगे, देन आई विल अंडरस्टैंड कि यू आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर अ प्रॉब्लम। लेकिन सर उधर बात तो खालिस्तान की भी हो रही थी ना, इसलिए मैं कह रही हूँ फार्मर प्रोटेस्ट में खालिस्तान की बात कर रहे थे लोग। बात सुनो, एक मिनट माफ करना आरजू जी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये गोपाल चावला है, ये आपने एक खड़ा कर रखा है, टटपुंजिया सा आदमी। ये कहता है मैं रैली निकालूंगा, ट्रैक्टर रैली। निकालो ट्रैक्टर रैली, किसने रोका तुम्हारे को? निकालो ना। पर जो आपके अपने मुल्क के अंदर मंडियों की दिक्कतें हैं, आपके अपने मुल्क के अंदर जो कीमतों की दिक्कतें हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं कोई रैली निकालता? वो निकालिए ना। गोपाल चावला कहता है सर मैं खालिस्तान बनाऊंगा। तेरे बस का है? तेरे बस का है? तेरे बस का क्या? तुम्हारे आर्मी के जनरलों के बस का नहीं है। ठीक है, आपके मुल्क के अंदर जो ये डिक्टेटर रैली है आपके आर्मी के, उनके बस का नहीं है। क्या कर लेंगे यार, कमाल की बात है। ये इन्होंने 200 500 700 लोग इकट्ठे कर लिए, कहीं कनाडा में, कहीं इंग्लैंड में। ये कहते हैं खालिस्तान बना लेंगे। फजूल की बात, नहीं बना पाओगे भाई, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। मैंने पहले भी मेखल आरजू जी आपके चैनल पे कहा था, ये रेफरेंडम 2020 की बात करते थे, आप 21 में ये कह रहे हैं कि जब रेफरेंडम करेंगे, वो गंदी सी शक्ल वाला एक वो गुरपतवंत पन्नू आ जाता है, वो पता नहीं कहाँ गले से आवाज निकाल के अजीब सी बातें करता है। मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पर बताऊं, ये लोग सब खालिस्तान का एक कटोरा बना के, और ये लोग सब चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हमारी कौम बड़ी सेंटिमेंट इमोशनल सी कौम है। ये एक उनको सबज बाग दिखा के उनसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये लोग, इनसे पूछो ना, गुरबचन पन्नू को बोल बेटा आतंक मीडिया नहीं, दूसरा काम करो, तुम बॉर्डर दिखा दो। जिस दिन उन्होंने ये कह दिया कि लाहौर कैपिटल होगी खालिस्तान की, उस दिन आपको, और जितने वहां पे खालिस्तान के झंडे लेके घूम रहे हैं ना, इनको कोई पूछने वाला नहीं। ये सब लिमिटेड टू कनाडा है जी, कुछ नहीं है यहाँ पे। और एक पार्टी है, महज एक पार्टी पंजाब में, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर। मैंने पहले भी कहा था, 1,57,00,000 वोटों में से 49,000 वोट पड़े थे उस पार्टी को जो खालिस्तान की बात करती है। तो आप मेरे से बेहतर होगा कि इफ यू डिस्कस समथिंग ऑन मेरिट्स, आप कुछ मेरे से कंस्ट्रक्टिव बात करें, कोई ऐसी बात करें जिसके अंदर आपको लगता है कि यू कैन थ्रू योर प्रोग्राम एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ पीपल, एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, वी कैन एड्रेस समथिंग व्हिच इज बायलैटरली बेनिफिशियल टू द कंट्रीज। तो बात कीजिए। ये तो क्या, ये तो एक प्रोपेगेंडा आईएसआई का। आपको पता 1972 में बांग्लादेश बनने के बाद जब इनको लगा कि हमने भारत आया जी, लीड इंडिया का ये K2 का आया कि आपका एक सेकंड रामनी जी एक सेकंड, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। सॉरी, मैं आपको रोकूंगी, आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है। आप इसको दोबारा से मतलब कनेक्ट कर सकते हैं? आप इसको आउट होके दोबारा इन हो जाए, मेरे ख्याल है उससे सही हो जाएगी। आपकी बीच में आवाज सुन के ब्रेक हो गई थी। आपको कहां तक सुनाई दी? आपको कहां तक ये जो यहाँ तक जो आप खालिस्तान की कह रहे थे ना कि उस पर पॉइंट टू पॉइंट बात करें, यहाँ तक मतलब से 2 मिनट पहले तक आपकी सही आ रही थी। देखिए आरजू जी, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर एक सियासी पार्टी ऐसी है, पंजाब के अंदर लिमिटेड है, शिरोमणि अमृतसर का नाम है। उनको 1,57,00,000 जो वोट पड़े थे, उसमें से 49,000 वोट उनको मिले हैं। और वो भी कई बार कैंडिडेट के मुंह को मिल जाते हैं। और वो एक अकेली ऐसी जमात है हिंदुस्तान के अंदर जो सेशनिज्म की बात करती है, एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की। आपके मुल्क में अभी तक तो उस पॉलिटिकल पार्टी के नेता को, जैसे आपने अकबर खान बुख्ती को आपने मार दिया था, वैसे अभी तक अगर हमारे मुल्क में वैसे हालात होते तो अभी तक तो पता नहीं कितनी यहाँ पे कत्लो गारत हो गई होती।
ठीक है, हमारी कंट्री, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत टॉलरेंट कम्युनिटी है, बहुत टॉलरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे हक हकूक और बहुत सारे यहाँ पे प्रिविलेजेस अवेलेबल है इंडियन सिटीजन को। पर ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, कोई यूएस सिटीजन हो, कोई कैनेडियन सिटीजन हो, कोई पाकिस्तानी सिटीजन हो, कोई और किसी मुल्क का सिटीजन हो, वो आके भारत को तोड़ने की बात करे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं टॉलरेंस की हद ये बता रहा हूं कि इतने टॉलरेंट है हम, ये अगर कोई इजरायली होते ना तो उनके घर में जाकर ठोक के आते हैं उनको। हम लोग तो इतने टॉलरेंट, हम कहते कुछ नहीं है। नहीं, खैर पाकिस्तान भारत तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, ये आपके अपने ही लोग हैं जो निकल के बात कर रहे हैं, लेकिन आपके बस का भी नहीं है, आप बहुत कोशिश कर चुके हैं, आपको पता लग गया आपके हमारे बस की नहीं है, तभी तो मैं कह रहा हूँ भय भी तो हो ना प्रीति, तभी तो मैं कह रहा हूँ, और मैं किस लिए कह रहा हूँ। नहीं, खैर करना भी नहीं चाहिए। 1000 साल पहले भगवान राम की जो जीवन कथा है उसमें से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर इस चीज का विवरण बहुत 100 साल पहले कर दिया था कि भय बिन होए ना प्रीति। आपको समझ में आ गया कि हमारे बस का भी नहीं है। कोशिश तो खैर आपको भी पता है खूब हो चुकी। हाँ, लेकिन अब होना नहीं चाहिए। और थोड़ा सा अब जब एलओसी के ऊपर सीज फायर हुआ है तो थोड़ा सा तो बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन यहीं से मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहूंगी कि आपके यहाँ हर वक्त इलेक्शंस होते रहते हैं, कभी ना कभी, अब जैसे बंगाल का हो रहा है और मोदी जी वहां गए हुए हैं, तो आपके जो पॉलिटिशियन या आपके जो लीडर्स हैं जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वो पूरे वक्त इलेक्शंस में लगे रहते हैं, तो फिर वो देश किस वक्त चलाते हैं और किस तरह से चलाते हैं, मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी। आप सीखो और आप एक काम कीजिए कि मैं तो आपको सजेस्ट ये करता हूं कि थोड़े दिनों के लिए इमरान खान साहब को बोलो कि जरा मोदी जी के अंडर आके काम करें, थोड़े दिन आके महीना 2 महीना ट्रेनिंग लेके जाएं कि कैसे होते हैं काम। देखिए ये इस चीज के ऊपर काफी लंबे अरसे से एक इंटरनल डिबेट भी चल रहा है इंडिया के अंदर, और गवर्नमेंट ने इस चीज को 1-2 बार डिस्कस भी किया है कि वन इंडिया या वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई कि हम सारे चुनाव एक साल कर लें और उसके बाद 5 साल तक लगातार काम करें, कोई भी सियासी जमात हो उसके ऊपर काम करे। और खूबसूरती ये है, देखिए आप कि हमारे यहाँ अभी बंगाल असम तो साथ साथ है, नीचे पौंडीचेरी केरला है, तो हमारे यहाँ तो कई स्टेट्स के अंदर एक साथ इलेक्शन आ जाते हैं और आप देख लीजिए गवर्नेंस के अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि एक जिसे कहते हैं ना पॉलिसी डायरेक्शन, वो बड़ा क्लियर है। ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो बड़े क्लियर हैं कि हमने कितने टाइम पीरियड के अंदर क्या एस्टैब्लिश करना है। कैन यू बिलीव कि यूएसए, यूके और यूरोपियन यूनियंस की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, ये जो चाइना जहां कोरोना वायरस का इजाद हुआ, उनकी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हमारी एक प्राइवेट कंपनी, उसने पूरी दुनिया को ये तोहफा दिया है वैक्सीन का। तो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली आरजुती, और मेरे को पता नहीं आपके यहाँ पे डिस्कशन है या नहीं है, हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी इंडिया ने अचीव की है, या जो एंटी सैट हमारे पास सिस्टम्स है, वी आर वर्किंग साइमल्टेनियसली ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। एक चीज के ऊपर नहीं, बहुत सारी चीजों के ऊपर मल्टीटास्किंग एक वक्त पे काम चल रहा होता है। और जहां तक सीनियर मोस्ट लीडरशिप की बात है, अगर आप सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, इज अ वेरी केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर। वो इलेक्शंस अपनी जगह है, गवर्नेंस अपनी जगह है, और जो इंटरनल उनके अपने डिपार्टमेंट्स जो उनके पास है, या जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है, आप यू विल नॉट बिलीव आरजू जी, एक वक्त ऐसा था कि सड़क बनाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी कई कई सालों में आती थी, अब इंटीग्रेट कर दिया सारा कुछ। डेवलपमेंट की पेस बहुत ज्यादा है इंडिया में। और इलेक्शंस का खैर आपने बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट रेज किया, उसके ऊपर एक डिस्कशन भी है, वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए मतलब क्योंकि लाइक आई सेड इट्स अ डेमोक्रेसी, तो जब मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर एग्री कर जाएंगे तो वो भी दिन नजदीक है, वो भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो अचीवेबल, वो भी हो सकता है। मुझे एक चीज और बताइए सर कि आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक गाइडलाइन इशू की है जो कि मीडिया के लिए है, और उसको बहुत से जो सीनियर एडिटर्स हैं उन्होंने कंसर्न भी शो किया है, बहुत लोगों ने तारीफ भी की है। वो कहते हैं कि जी इससे फेक न्यूज और जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है वो रोक पाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये ठीक है? क्या ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर तो नहीं एक कोई क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि उसे रोका जा रहा है, या उससे आपकी न्यूज बेटर हो जाएगी, आपका न्यूज चैनल आपका बेहतरी की तरफ जाएगा? आप मेरे को रेफरेंस पॉइंट बताइए, डेट ऑफ इशू ऑफ लेटर बताइए, आप तारीख बताइए, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा आप कहाँ रिलेट कर रहे हैं इसको।
ये सब मेरे पास वो एग्जैक्टली लेटर इस वक्त तो नहीं है कि मेरे पास रखा हुआ कि मैं आपको, लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, लेकिन फिर भी नहीं, एक गाइडलाइन है। मैं बता देता हूँ। जी। मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। मैं समझ गया, क्योंकि उसके बाद कोई चिट्ठी आई भी नहीं है। मैं समझ गया क्या कह रहे हैं आप। देखिए, एक गजट नोटिफिकेशन आया था। उस गजट नोटिफिकेशन के अंदर जो बिजनेस कमेटी बिजनेस रूल्स हैं, उसके अंदर एक पॉइंट के ऊपर यूट्यूब और ऑनलाइन मीडिया के ऊपर जो कंटेंट आता है उसको इंक्लूड किया था। उसके अंदर पॉइंट नंबर 25 के अंदर 25A और 25B ऐड किया गया है। वो तरतीब में उसके अंदर 2 पॉइंट ऐड किए गए हैं, और वो ऐड किए गए हैं फिल्म के अंडर, ना कि प्रेस के अंडर। तो जो आप इन्फरेंस ड्रॉ कर रहे हैं ना कि फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच ऑफ ये सब, उसके ऊपर नहीं है। वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर पब्लिश होने वाला जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट के लिहाज से या उस कंटेंट की नजर से वो ऑर्डर्स आए हैं। ठीक है, तो प्रेस का इसके अंदर कुछ नहीं। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कैसे होता है, बट प्रेस के लिए क्या है कि whenever you start a news channel, you start a news magazine, you start a web portal which is concerned to news, आपको एक लाइसेंस मिलता है। आप उस लाइसेंस को लेने के बाद यू स्टार्ट पब्लिकेशन ऑफ दिस न्यूज। उसके अलावा जितना कंटेंट जैसे आपका भी है ना, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज न्यूज। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक चीज डाली गई है, और ये फिल्म के अंडर है, ये प्रेस के अंडर नहीं है। सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट प्रेस फ्रीडम। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर लोग बहुत लंबे समय से जो जर्नलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी एजुकेशन का बैकग्राउंड जर्नलिज्म का है, जिनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड जर्नलिज्म का है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत खुश भी हैं, क्योंकि इट हर्ट्स देयर प्रोफेशनलिज्म। और इट्स वेरी कन्वीनियंट, इट इज वेरी इजी कि आपने एक न्यूज उठाई थी, आपने यूट्यूब पे डाल दिया या आपने कहीं पे डाल दिया कंटेंट अपना, और आप उसको अगर कोई कहे तो आप कहेंगे साहब ये तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को चैलेंज किया जा रहा है। तो वो प्रेस के अंडर नहीं, फिल्म के अंडर है। तो डोंट बी कंसर्न अबाउट इट। वो बिल्कुल लीगली, कानूनी तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपका मीडिया जो है बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करता है, बहुत ज्यादा हेट स्पीच होती है और जिस तरह की डिबेट्स होती हैं, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मीडिया का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना मीडिया की, कि वो दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो टेंशन को कम करे और थोड़ा सा मतलब पीस की तरफ जाए, जिसकी लोगों को जरूरत है। कब तक लड़ते रहेंगे सर, सालों हो गए। मैं बार बार मेरा ना ध्यान उधर ही जाता है जब भी ऐसी बातें मैं पाकिस्तानियों के मुंह से सुनता हूँ, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के मुंह से सुनता हूँ, या आपके जो बाजवा साहब है जो आपके चीफ है उनसे सुनता हूँ कि वी हैव टू एक्सटेंड द हैंड ऑफ पीस इन एवरी डायरेक्शन। तो वही तुलसीदास जी की बातें मुझे याद आ जाती हैं। मैं बार बार रिपीट भी नहीं करना चाहता, पर भय बिन होई ना प्रीति बड़ी बात है। ये आपको एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन लाना चाहिए, और मैं मानता हूं इस बात को, कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों की जो मीडिया है, मीडिया है, ब्राडोइज्म है ना कि जी हम तो बड़े जी ब्रेव है, वो सब उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ न्यूज को न्यूज की तरह भी दिखाएंगे तो ठीक रहेगा। पर आजकल जमाना क्या है कि जमाना यह है कि आपका जो व्यूअर है, आपका व्यूअर आपके साथ जुड़ता है पर्टिकुलर कंटेंट के लिए, और कंटेंट जरूरी नहीं कि मसाला हो, और बहुत अच्छा कंटेंट आता है न्यूज चैनल्स के ऊपर। मैं पाकिस्तान न्यूज को बड़े क्लोजली फॉलो करता हूं। मैं आपकी न्यूज देखता हूं तो मैं कई बार मतलब हंसी आती है, मैं सोचता हूँ कि चलो अब ये कंटेंट न्यूज का तो था नहीं जो इन्होंने दिखा दिया। कई बार आपके प्राइम टाइम पे चल रहा होता है कि साहब वो पेड़ के नीचे बैठ के जिनों को अमल कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आपका मीडिया दिखाता है, पर वो ठीक है, वो आपका एक अपना लोग हैं वहां पे ऐसी चीज देखने वाले। बट एक बात मैं आपको विद सर्टेनिटी बताता हूं कि जो एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स हमारे डिबेट्स के अंदर से निकल के आता है, एक पर्सपेक्टिव निकल के आता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो हमारी 135 करोड़ आबादी है, उसके अलावा इंडियंस हमारे अब्रॉड सेटल्ड है, ओवरसीज सेटल्ड है, ऐसे इतने मेजर इश्यूज डिस्कस होते हैं हर रोज न्यूज चैनल्स के ऊपर। कई बार होता है कि किसी प्रोग्राम का कंसेप्ट ऐसा होता है जिसके अंदर, जैसे कई बार इंडिया पाकिस्तान का कोई डिबेट आता है, उसके अंदर मैं नाम नहीं लूंगा, एक वो अपने आप को उसका चल कोई बात नहीं, वो राजा भिखारी में मैं नहीं घुसता, पर वो कई लोग ऐसे आते हैं उनको यही नहीं समझ में आता कि उन्हें बात क्या करनी है। अब आपसे एक सीरियस डिस्कशन हो रही है, अगर आप सीरियस डिस्कशन को आप घुमा के ले जाएंगे कि साहब 27 फरवरी को जी जहाज गिरा था और अभिनंदन को हमने चाय पिलाई, टी वाज फैंटास्टिक, तो भैया आपके भी तो 93,000 फौजियों को यहाँ
यहाँ बिठा के हमने गाजर मूलियां छिलवाई, उनकी बदलूने उतारी, तुम कह रहे हैं मतलब ये बातें अच्छी नहीं लगती। बट वो उनका शुरू ही वहां से होता, अपन क्या करें? जब आप उस टोन में बात करेंगे, पहले तो जैसे अभी आपने कहा ना कि एक सीज फायर एलओसी पे हुआ है, तो एक सीज फायर यहाँ ना बायलैटरल सीज फायर यहाँ पे डिक्लेयर कर लीजिए टीवी के ऊपर कि कह लीजिए साहब हमने फजूल की बात नहीं करनी। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या अर्ज किया, मैंने आपसे यही निवेदन किया विनती की कि अगर हम दोनों मुल्कों के जो आवाम है उनकी बेहतरी के लिए, दोनों मुल्कों की बेहतरी के लिए अगर कोई डिस्कशन कर सकते हैं तो लेट अस डिस्कस दैट। प्रॉब्लम्स बिलीव मी, आपके मुल्क के छोटे से मुल्क में आपकी 22 करोड़ की आवाम में हमारी 135 करोड़ की आवाम से बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा बेअखलाकी, और वो डिस्कस करने चलेंगे तो निकल अरे जी बात करते करते 2 दिन गुजर जाएंगे, कोई फायदा नहीं उसका। इट इज अ नेवर आर्गुमेंट, इट्स अ नेवर एंडिंग डिबेट। जैसे ये जंग खत्म नहीं हुई ना 70 सालों में, ये आर्गुमेंट भी कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? कारण ये कि आपकी तरफ के जो मेजोरिटी लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं, वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है कि 4 जंगें हारे। वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। देखिए पहली चीज तो ना, लेट अस स्टार्ट विद दिस, यहां से शुरू करना चाहिए सबसे पहले कि भारत का और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। वी आर इनकंपेरेबल। पैसे के लिहाज से बात करेंगे तो हम धन्ना सेठ हैं इस एरिया में, हम भामाशाह हैं अगर आप पैसों के लिहाज से बात करेंगे। अगर आप मिलिट्री माइट के लिहाज से बात करेंगे तो यहाँ पे वो जो है ना वो मिसमैच है, बड़ा मेजर मिसमैच है। और आपकी कंट्री को अगर रेशियो ऑफ पॉपुलेशन या जीडीपी से आप देखेंगे जो आप डिफेंस पे स्पेंडिंग कर रहे हैं, बड़ा मेजर है। तो मेरा वो कंसर्न जी, आप अपने अगर आवाम के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए कुछ बेहतरी के लिए कुछ कर सके तो दैट शुड बी समथिंग शुड बी वेलकम बाय एवरीबॉडी, इंक्लूडिंग अगर आप वहां पे सीज फायर कर रहे हैं, अब वहां पे गोली बंदूक नहीं चलाएंगे, बारूद नहीं चलाएंगे तो आपका ही फायदा है। इट्स योर गेन, इट इज नॉट योर लॉस ना। नहीं आप ठीक कह रहे हैं, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, और यही चीज शायद नुकसान भी कर रही है कि बार बार। और दूसरा यही जो मैं हमेशा कहती हूँ उस पे लोग मुझे ही बोलते हैं कि बिल्कुल हिस्ट्री भी हमें सही पढ़ानी पड़ेगी अपने स्टूडेंट्स को, और बताना पड़ेगा कि कौन सी जंग हमने जीती और कौन सी हारी। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आगे आई होप कि जो नेक्स्ट जनरेशन आए उसके लिए हम कुछ अच्छी हिस्ट्री छोड़ के जाएं। लास्ट में मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगी कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने कोई पुशअप्स मैंने सुना निकाले हैं और फिर एक हाथ से निकाला है, और इस तरह से तो आपके ख्याल से बीजेपी से कौन निकालने लगा, क्योंकि उनकी बहुत तारीफ हो रही है राहुल गांधी की। चलिए मैं पहले तो आपकी बात का जवाब दूं। आपने बड़ा अच्छा कहा पहले कि आप अपनी आने वाली नस्ल के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट छोड़ के गए, और उस डायरेक्शन में आप लोगों को बहुत कुछ करना पड़ेगा। नॉट ओनली रीराइट योर हिस्ट्री, आपको दोबारा अपना इतिहास एक बार पढ़ना पड़ेगा, दोबारा लिखना पड़ेगा इतिहास। और आपको मैंने जैसे पहले कहा था एक दिन, आपको तालीम और तरबियत दोनों चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पहली तालीम देते रहेंगे, तरबियत पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको उसामा बिन लादेन जैसे इंजीनियर मिलेंगे। तो ये मसला आपके मुल्क का है, वो थोड़ा सा करना आपने है। एफएटीएफ की ग्रिल लिस्ट से आपने निकलना है, हमने आपको नहीं निकालना। हमने आपको पैराशूट नहीं देना। अगर आप फ्री फॉल में आप गिरे, उस दिन राजा फैजल मुझे कुछ कह रहा था, मैंने कहा जी कुएं में जाए पाकिस्तान खाक में मिले, हमने क्या करना है? आग लगे जले, हमने क्या करना है भाई? वी आर नॉट इंटरेस्टेड। आपका मुल्क आप संभालिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। 1947 में 2 नेशन थ्योरी के मुताबिक आपका मुल्क अलग हो गया, जुदा हो गया, हमने तस्लीम कर लिया, संभालो ना, आपकी जिम्मेवारी है। अब दूसरी बात आपने कही राहुल गांधी की, कभी वो तैरता है, कभी वो नाचता है, कभी वो पुशअप निकालता है। भाई हिंदुस्तान को एक अच्छा लीडर चाहिए, जिम इंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए। तो आपको जिम इंस्ट्रक्टर बनना चाहिए, उसकी उसकी मर्जी है भाई, हम क्या कहें। और उनकी जो सबसे पेंशन है उनमें से एक तो है आलू सोना मशीन। एक तरफ से आलू सोना निकलेगा, दूसरी उनकी आप तो गिनती देखिए। आर्यभट्ट जो है हिंदुस्तान से, उन्होंने जीरो का इजाद किया था। आर्यभट्ट ने जीरो का इजाद किया, ये दूसरे आर्यभट्ट है हिंदुस्तान के, इन्होंने 35 का इजाद किया है। अब ये नहीं पता वो 35 है क्या, समझ गए आप? तो ये कहते हैं आई वोक अप वन मॉर्निंग, आई वोक अप एट नाइट। ठीक है, तो इनकी बातें बड़ी निराली हैं साहब, बड़ा मजा आता है इनको सुन के। और शाम को ये टीवी पे आ जाए तो सारे दिन की थकन उतर जाती है, ऐसे रिलैक्स हो जाता है आदमी कि गजब हो गया आगे भी, ये आदमी रोज टीवी पे आना चाहिए। तो हमारे को लीडर चाहिए, हमारे को जोकर नहीं चाहिए। और ये पुशअप पुशअप पता नहीं क्या है, वो ठीक है, हमारे को जिम इंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए। और आप मेरे को नहीं पता सरकार की तरफ से किसको खड़ा करेंगे अगर ऐसा कोई कंपटीशन हुआ तो, पर मैं फिर भी बताऊंगा आपको, फिर भी बताऊंगा, फिर हारेगा, ये फिर हारेगा। तो लेकिन मैं तो
इसका कारण ये है आरजू जी कि 1984 में जो इन्होंने सिखों का कत्लेआम किया कांग्रेस पार्टी ने, इनकी दादी के असैसिनेशन के बाद इनके पिताजी ने, जो उस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो प्रोग्राम किया, जो एंटी सिख एक जेनोसाइड हुआ, मैसेकर हुआ, एक तरफा मैसेकर हुआ सिखों का, तो वो आपका फ्रेम फ्रीज हुआ है सर, आपका फ्रेम फ्रीज हुआ है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है, अभी आ रही है। वो आप उनकी दादी के बात क्या हुआ वो बता रहे थे, तो फ्रीज हो गया था जी। मैंने ये कहा आरजू जी कि उनकी दादी के असैसिनेशन के बाद उनके पिताजी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे हिंदुस्तान के, उनके देख रेख में जिस तरीके से एक एंटी सिख प्रोग्राम हुआ यहाँ पे, जो एक तरफा मैसेकर हुआ, एक तरफा स्टेट स्पॉन्सर्ड जिनोसाइड हुआ सिखों का, उस कत्लो गारत के बाद जो बेवाएं हैं, जो माएं हैं, जो बहनें हैं, जो भाई हैं, जो बाप है, उनके आंसू है ना, जो उनकी जो बद्दुआएं हैं ना, वो बद्दुआएं इनके ऊपर है। तो इनके परिवार से प्रधानमंत्री, मैं ये मानता हूं कि ना होना चाहिए, ना कभी होगा। हिंदुस्तान को लीडरशिप, हाँ, ये मखौल का जरूर एक पार्ट बन सकते हैं, ये कैन बी अ पार्ट ऑफ द जो हम लोग शाम को टीवी देख के हंस जरूर सकते हैं जिस तरह की ये बातें करते हैं, पर बहुत ज्यादा संजीदगी से ना तो मैं इनको कहता हूँ, और मैं आपको यही एक सुझाव दूंगा, मेरा मशवरा है आपको, आप भी बहुत सीरियसली मत लिया कीजिए, देखा करो, हंसा करो, ठीक है। और आपके पास भी है एक पप्पू आपके मुल्क में, वो आजकल आपका वजीर आजम है, उसको देख के आप एंजॉय करा करो, हंसा करो, और सीरियसली मत लिया करो। आप वाला तो 7 बजे के बाद थोड़ा सा हिलता है, हमारा तो 24 घंटे। मुझे तो वैसे ही हंसी आती है, और मैं तो खैर डिबेट्स में भी हंसती रहती हूँ, और आप लोग जब लड़ रहे होते हैं तब भी मुझे हंसी आ जाती है। तो लेकिन ये कि बहुत शुक्रिया रामनिक सिंह जी कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके। इसी तरीके से आप आते रहें और बात करते रहें अपना। आप टीवी पे भी जब करते हैं तो बात बहुत मजा आता है, बल्कि मैं उस वक्त भी हंस रही होती हूँ, स्पेशली जैसे मैंने कहा जब आप पाकिस्तानी पैनलिस्ट के साथ होते हैं। थैंक यू सो मच अगेन कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। सत श्री अकाल, नमस्कार, जैन जी। थैंक यू।